पर हम लोग इन्वायरमेंट और इकोनॉलॉजी चैप्टर पर इन्वायरमेंट का डेफिनेशन क्या होगा, जितने भी बायोटिक यानी कि लिविंग हो गए या फिर एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग हो गए, उस ऑर्गेनिज्म के खिलाफ जो ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ जो कि उसके ग्रोथ, सर्वाइवल और डेवलपमेंट को इफेक्ट करेगा, ग्रोथ, सर्वाइवल, डेवलपमेंट को इफेक्ट करेगा। जो कोई भी बायोटिक या अनबायोटिक चीज़ हो वो इन्वायरमेंट में ही है। ज़िंदगी के जब चारों तरफ जो है, लाइफ के चारों तरफ जो है वो इन्वायरमेंट। ये जो फ्रेंच वर्ड एनवीरोन से बना है, फ्रेंच वर्ड एनवीरोन से बना है। एनवीरोन का मतलब होता है सराउंड, चारों तरफ। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986 में लाया गया, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। हम लोग के इन्वायरमेंट में जितना भी बायोस्फीयर है वो सब जो इन्वायरमेंट में ही आता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो भी आते हैं, और जितने भी फिजिकल इन्वायरमेंट में जैसे वाटर, एयर, लैंड, जो भी हम लोग को देख पाते हैं सब कुछ इन्वायरमेंट में ही। इसमें सबसे पहले आता है एबायोटिक कंपोनेंट। इसमें नॉन लिविंग वाले आ गए, जैसे कि लैंड हो गया, वाटर हो गया या फिर एयर हो गया, ये सब एबायोटिक में आ गया। फिर बायोटिक में कौन आ गया, तो बायोटिक में जो जनरली वो आ जाएंगे जैसे कि पहले बायोटिक ही देखते हैं। बायोटिक का मतलब क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये धरती पर जो लाइफ को पॉसिबल करता है, ये डिसाइड करता है, लाइफ साइकिल डिसाइड करता है, उसके बाद बॉडी का स्ट्रक्चर डिसाइड करता है, या फिर ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, होस्ट बनता है उसके लिए। तो इससे क्वेश्चन आ जाता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑर्गेनिज्म का, डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑर्गेनिज्म में, किस पर डिपेंड करता है, एबायोटिक फैक्टर पर, कि ऑर्गेनिज्म किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होता है वो एबायोटिक कंपोनेंट पर डिपेंड। बायोटिक में सब आ गए, जैसे प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब जो इसी में आ गए। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है बायोटिक को ही माना गया है। ये प्रोड्यूसर जो होते हैं प्लांट वगैरह ये जो होते हैं इसी में आते हैं। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होता है, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है प्लांट होता है। एनर्जी कंपोनेंट में देखें तो इसमें एनर्जी कंपोनेंट आ गया। एनर्जी कंपोनेंट में क्या आ गया, तो लाइट और हीट आ गया। लाइट और हीट अब मेन सोर्स में आता है, सन जो है सबसे मेन सोर्स है एनर्जी कंपोनेंट में। इसमें आता है सोलर रेडिएशन। सोलर इंसोलेशन किसको कहते हैं, इंसोलेशन। तो सोलर रेडिएशन जो धरती पे आता है उसको इंसोलेशन कहते हैं। उसका टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो धरती के द्वारा रेडिएशन जो निकलता है, रेडिएशन एमिट करता है धरती, उसको हम लोग टेरेस्ट्रियल कहते हैं। आज जो सोलर रेडिएशन आता है उसको इंसोलेशन कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन होता है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है, तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो है सन है। सोलर रेडिएशन जो धरती पे आता है उसको हम लोग इंसोलेशन कहते हैं, इंसोलेशन। धरती जो रेडिएशन इमिट करता है उसको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है, सूरज से आने वाला इंसोलेशन। कल्चरल कंपोनेंट में क्या होगा कि जो ह्यूमन मेड कंपोनेंट जैसे कि पॉलिटिक्स हो गया, या फिर किसी देश का इकोनॉमी हो गया, या फिर कल्चर और सिविलाइजेशन हो गया, ये सब से जो इफेक्ट होता है उसको कल्चरल कंपोनेंट में रखा है। जो कल्चरल कंपोनेंट जो है वो मैनमेड कंपोनेंट है, इसको मैनमेड कंपोनेंट भी कह सकते हैं। इन्वायरमेंट का है, इन्वायरमेंट जो है बनता है सभी कंपोनेंट्स को एक साथ रखने से, किसी को भी अलग नहीं कर सकते हम लोग। उसके बाद आता है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे लिविंग वर्ल्ड जो है हम लोग का वो लेवल्स में जो है ऑर्गेनाइज है, हर लेवल जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, कोई भी लेवल जो है अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। जहाँ पर देखिए हुआ है कि एटम से बनता है मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल से बनता है यहाँ पे सेल बना है, सेल से बना है टिश्यू से बना है ऑर्गन से बना है ऑर्गन सिस्टम से बना है ऑर्गेनिज्म से बना है पॉपुलेशन से बना है कम्युनिटी से बना है इकोसिस्टम से बना है बायोस्फीयर, ठीक है। तो जो हाईएस्ट लेवल है वो बायोस्फीयर है। सबसे बेसिक यूनिट लाइफ का तो हम लोग सेल जो है उधर जनबे करते हैं, सेल भी जो है एटम से बनता है। यहाँ पे कम्युनिटी जो है आबादी के बाद ऑर्गेनिज्म वाले में स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट लिविंग यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट लिविंग यूनिट जो होता है ऑर्गेनिज्म होता है। प्रत्येक ऑर्गेनिज्म का जो है यूनिक कैरेक्टर होता है इसका। तो ऐसे कह सकते हैं कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट जो है जो सभी लाइफ एक्टिविटी को शो करता है वो ऑर्गेनिज्म कहता है। वह स्पेसीज में क्या आता है कि जो सिमिलर दिखे या फिर सिमिलर लाइफ एक्टिविटीज़ हो या फिर फर्टाइल हो, स्पेसीज में आता है। तो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन जो होता है वो स्पेसीज होता है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन जो है स्पेसीज को कहा जाता है। मतलब पॉपुलेशन में क्या होता है कि सेम स्पेसीज एक साथ रहता है सेम एरिया में स्पेसिफिक टाइम में, उसी को पॉपुलेशन कहा जाता है। पॉपुलेशन जो होता है जनरली नंबर में होता है, पॉपुलेशन जनरली होता है नंबर में होता है। हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट होता है जो जहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं, लिव करते हैं, वहाँ पे जहाँ उनको फूड मिलता है और जहाँ पे रिप्रोड्यूस करते हैं वह उनका जो है हैबिटेट होता है। हैबिटेट के दो एग्जांपल हो गया, जैसे फॉरेस्ट हैबिटेट हो गया, और फॉरेस्ट हैबिटेट के अलावा एक होता है एक्वेटिक हैबिटेट। उसके बाद है नीस कहिए या फिर निकेत कहिए, ये फंक्शनल रोल होता है। नीस जो होता है वो फंक्शनल होता है ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट में, ये फंक्शनल रोल होता है, उसी को नीस कहा जाता है। यानी कि जो फंक्शनल होता है ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट ही होता है,
उसके बाद आता है कि दो स्पेसीज जो है कभी भी सेम नीश नहीं हो सकता, दो स्पेसीज जो है कभी भी सेम स्पेसीज को सेम नीश को जो है शेयर नहीं करेगा, दो स्पेसीज कभी भी सेम नीश को शेयर नहीं करेगा। किसी पर्टिकुलर में देख सकते हो कि बहुत सारा जो है जाति मतलब अलग प्रकार के जानवर उनवर इस सब निवास करता है, उसको जो लोग कम्युनिटी कहते हैं, डिफरेंट स्पेसीज जो साथ में रहता है। कम्युनिटी का मतलब होता है बहुत सारा पॉपुलेशन जो साथ में रहता है उसको कम्युनिटी कहते हैं, और कम्युनिटी को बायोम भी कहते हैं हम लोग, बायोम। इंपॉर्टेंट डिसीजन दो प्रकार का स्पेसीज हो गया, पहला आता है फाउंडेशन स्पेसीज। फाउंडेशन में कहता है कि जो हैबिटेट बनाता है, जो हैबिटेट बनाएगा, हैबिटेट बनाने के साथ साथ जो है दूसरे के सर्वाइवल को जो है सपोर्ट करे, दूसरे के सर्वाइवल को सपोर्ट करता है, वो होता है फाउंडेशन में। कहता है अम्ब्रेला, इसको अभी याद सकते हैं, फाउंडेशन यानी बेस बिल्डर हम याद रख सकते हैं। कहता है अम्ब्रेला स्पेसी, यानी अम्ब्रेला खोलिएगा तो सब सेफ हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें लार्ज बॉडी बहुत वाइड रेंज स्पेसी होता है, मानी इनको बचाने से होता है बहुत ज़्यादा स्पेसीज बचता है, अगर इनको बचाएंगे तो बहुत सारा स्पेसीज बचता है। जैसे टाइगर आ जाता है इसमें, या फिर गिर वन में जो राइनोसेरस आता है, राइनोसेरस आता है, ये सब जो है मतलब कि बहुत सारा इनको बचाने से बहुत सारा बच जाता है, इसलिए अम्ब्रेला स्पेसीज में ये लोग आता है। की स्टोन इसमें होता है जिसका प्रभाव जो है बहुत ज़्यादा होता है, अपने मतलब जितना बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है कि चाबी निकालता ही जो है सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, तो वही की स्टोन जो है इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। उसको तो इंडिकेटर स्पेसीज क्या करता है, इंडिकेटर स्पेसीज जो है इंडिकेटर दे देता है, इंडिकेटर जो सिग्नल देता है कि इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज या फिर जैसे पोल्यूशन ये सब होता है तो उसका साइन दे देता है, वह इंडिकेटर रहता है, इंडिकेटर स्पेसीज हो गया उसको इन्वायरमेंटल एडेप्टेशन। इसका एग्जाम्पल लाइकेन जाता है, लाइकेन हो गया, ये सब जाता है, इसी में आता है। एडेप्टेशन क्या होता है कि मतलब एक प्रकार का फीचर होता है जिसे इनेबल करता है कि सर्वाइव करना है और रिप्रोड्यूस भी करना है, वो एडेप्टेशन करके कहता है प्रत्येक ऑर्गेनिज्म तभी सर्वाइव करेगा जब इन्वायरमेंट के हिसाब से खुद को अडेप्ट कर लेता भी ना। एडेप्शन जो होता है इवोल्यूशनरी होता है, इवोल्यूशन के साथ होता है, एकदम सडन नहीं होता है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन होता है हेरिटेबल होता है, मान लीजिए हम इस माहौल में अडेप्ट कर लिया तो मेरे वंश आगे वाला भी उस माहौल में अडेप्ट जो कर लेगा। वर्क पर एडेप्टेशन आता है जैसे टेम्पोररी वाले में क्या होगा कि बिल्कुल छोटा टाइम के लिए होगा, छोटा टाइम के होने का रिवर्सिबल भी होता है, ये जो रिवर्सिबल होता है जैसे हम लोग का पुपिल का साइज चेंज होता है, पुपिल का जो साइज चेंज होता है लाइट और डार्क में कैसा है, तो टेम्पोररी डिप्रेशन है। वहीं अगर परमानेंट वाले में देखें तो परमानेंट वाले में क्या होता है कि हमेशा के लिए हो जाता है। जैसे कैमल का बॉडी जो डेजर्ट में कुबट निकाल लिया है वो किसका एग्जाम्पल है, तो परमानेंट एडेप्ट हो गया वहाँ पे। तो टेम्पोररी वाला का जो एक्लामाइजेशन भी कहा जाता है, एक्लामाइजेशन होता है, टेम्पोररी होता है। जो एडेप्शन होता है प्लांट्स में उसको देखते हैं पहले। उसमें प्लांट्स में सबसे पहले सीओफाइट्स, शेड लविंग प्लांट होता है सीओफाइट। सीओ मतलब होता है शेड, जिसको छाया पसंद हो। ये होता है प्लांट को बहुत कम लाइट में भी रहने का आदत हो जाता है। इसमें पत्ता जो है बहुत ज़्यादा चौला चौला पत्ता होता है। इसमें फोटोसिंथेसिस का जो रेट होता है बहुत स्लो होता है। हेलियोफाइट्स में क्या होता है, सन लविंग होता है। ये मतलब काफ़ी ज़्यादा हीट से को भी लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। इसमें फोटोसिंथेसिस का रेट होता है काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। रेस्पिरेशन ट्रांसपिरेशन भी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। हेलियो मतलब होता है सन को हेलो बोलते हैं। लाइट दे सन अलग होता है और लाइट अलग होता है, समझे ना। तो जीरो फाइट्स में इसको जीरो वाटर माने कि जो ड्राई में रह सकता है, ड्राई में भी डेजर्ट कंडीशन में होता है, जीरो फाइट हो गया। इसमें क्या होता है कि इसमें कि इसका जो ज्वर होता है काफ़ी डीप होता है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा बड़ा ज्वर होता है। और उसके बाद जो क्यूटिकल होता है वो बहुत ज़्यादा मोटा होता है, मतलब कि पत्ता वाला जो रीजन होता है वो बहुत ज़्यादा मोटा होता है। और जो पत्ता वो कांटा बन जाता है, पत्ता जो है कांटा बन जाता है, ठीक है। एस्टोमाटा जो होता है बिल्कुल सिकुड़ा हुआ टाइप रहता है, एस्टोमाटा से सिकुड़ा हुआ होता है। और इसमें टिश्यू होता है जो अलग से वाटर स्टोर करता है, वाटर स्टोर करके रहने वाला टिश्यू होता है इसमें। जितने डेजर्ट प्लांट्स है सब जो जीरो फाइट्स में ही आएंगे। इसमें ट्रांसपिरेशन जो कम होता है, स्पाइंस होता है इसमें लिप्स के जगह, उसमें क्यूटिकल जो होता है, क्यूटिकल जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा थिक क्यूटी होती है इसमें। उसका आता है इफेमरल प्लांट्स। इफेमरल मतलब इफेमरल जो बहुत इफेमरल वर्ड होता है बहुत कम शॉर्ट लिविंग के लिए। तो यहाँ पे कह रहा है जीरोफाइटिक प्लांट जो बहुत ही इसका लाइफ बहुत छोटा होता है इसको इफेमरल प्लांट होते हैं। जीरोफाइट में जो बहुत कम दिन के लिए होता है इसके फेरा में कहते हैं। ये लोग क्या करते हैं जब फेवरेबल कंडीशन होता है उससे अपना लाइफ साइकिल जो पूरा कर लेते हैं। हाइड्रोफाइट्स में क्या होता है प्लांट में रहते हैं, वो हाइड्रोफाइट्स होते हैं एक्वाटिक वाले। एक इनका जो मैकेनिकल टिश्यू है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, इनका जड़ भी होता है बहुत छोटा छोटा होता है। और हवा में जो है बहुत ज़्यादातर रीजन रहता है, हवा में बहुत ज़्यादा जड़ जो है बहुत छोटा छोटा होता है, इनका ज़्यादा मजबूत नहीं होता है ये लोग। हेलोफाइट्स में कहता है हेलोफाइट में साल्ट, ये लोग साल्ट टॉलरेंट होता है, माने कि नमक कोई लोग झेल लेते हैं। हेलियो देखिए हेलियो सन वाला, हेलो वाला नमक वाला हो गया। ये क्या करता है कि बहुत ज़्यादा जो नमक वाला पानी होता है उसमें भी आराम से रह जाता है। इसमें साल्ट को एक्यूमुलेट कर देता है टिश्यू में। जो मैंग्रोव वन होता है, मैंग्रोव वन आता है ना, इसी में आता है हेलोफाइट्स में ही।
वहीं एनिमल्स में देखें तो एनिमल सबसे पहले आता है माइग्रेशन। माइग्रेशन में क्या होता है, सीजनल मूवमेंट होता है, एक दूसरे से दूसरी जगह माइग्रेशन में आता है। जैसे कि इसमें कौन कौन आता है, आर्कटिक टर्न होता है, या फिर बर्ड्स होती है, या फिर वेल होते हैं, या फिर मछली जो होता है एक जगह से दूसरी जगह सीजनल हिसाब से मूवमेंट करता है। तो माइग्रेशन हो गया। उसके बाद कैमोफ्लाज। कैमोफ्लाज में क्या होता है कि अपने सराउंडिंग हिसाब से अपने आप को ढाल लेना है, वो कि उसको कैमोफ्लाज कहते हैं। इसको मतलब एक तरीके से कहता है खुद को बचाने के लिए। जनरली तितली, गिरगिट, तेंदुआ, कुछ कीड़ा मकोड़ा ये सब में जो होता है कैमोफ्लाज कर लेता है। बटरफ्लाई ग्रासहोपर ये सब होता है। तो हाइबरनेशन। हाइबरनेशन में क्या आता है, हाइबरनेशन वाले कैमोफ्लाज जो है प्रोटेक्टिव एडेप्टेशन भी इसको कहते हैं। प्रोटेक्टिव एडेप्टेशन जो कैमोफ्लाज को कहा जाता है। हाइबरनेशन का मतलब क्या है, बहुत समय तक जो डोरमेंट स्टेट में नहीं चल जाता है, जैसे कोल्ड में या फिर ड्राई कंडीशन के हिसाब से। उसमें क्या होता है कि उसके जो भी जानवर जीव जंतु इसमें होता है उसका जो मेटाबॉलिज्म जो होता है, मेटाबॉलिज्म जो है काफ़ी स्लो डाउन होता है, सिर्फ रेस्पिरेशन सांस लेते रहता है, और बाकी दूसरा जो जिंदगी का उसका जो प्रक्रिया है वो सब लगभग बंद ही हो जाता है। जैसे किसमें होता है, तो ये बैट में होता है, पोलर बियर में होता है, एक हेजहॉग आता है उसमें, काला भालू में होता है, चिपमंक होता है उसमें भी होता है। हाइबरनेशन में सब चल जाता है। विंटर डोरमेंसी जो जैसे ठंडा के दिन में जो डोरमेंसी होता है उसी को हाइबरनेशन कहा जाता है। और जो गर्मी के दिन वाला को एस्टिवेशन कहा जाता है, जो गर्मी के दिन में होता है। लेकिन ठंडा के दिन में ये सब जो हाइबरनेशन में से आता है, गर्मी के दिन में जो हाइबरनेशन में आता है उसको एस्टिवेशन कहा जाता है। मतलब इससे गर्मी बर्दाश्त नहीं होता। जैसे इसमें कौन कौन आता है, कछुआ हो जाता है, मेढक हो जाता है, छिपकली हो जाता है, घोंगा वोंगा हो गया, या फिर क्रोकोडाइल भी इसमें आता है, क्रोकोडाइल भी इसी में आता है। तो ये सब जो होता है एस्टिवेशन में आ जाता है। तो मिमिक्री मतलब एक के स्पेसी जो दूसरे स्पेसी की कॉपी करे उसी को मिमिक्री कहते हैं। ये अपने शिकार से बचाने के लिए ऐसा करता है ये सब। एडेप्टेशन होता है डेजर्ट एनिमल में, उसमें तो क्या आता है, तो लोग वाटर को जो है कंजर्व करते हैं, उसको काफ़ी हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर लेते हैं वो लोग। जैसे इसमें सबसे पहले एग्जाम्पल है कंगारू रेट। कंगारू रेट जो होता है वो पानी नहीं पीता है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड गाढ़ा मुड़ता है, एकदम बहुत ज़्यादा गाढ़ा मुड़ता है, और जो वाटर करता है वो फैट को ऑक्सीडाइज करता है, और फैट को ऑक्सीडाइज करके वाटर लेता है, गाढ़ा मुड़ता है, और पानी तो पीता ही नहीं है। उसके बाद आता है कैमल। कैमल को देखें तो ये तो वाटर को बहुत बढ़िया से यूज करता है, काफ़ी ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन जो होता है उसको मेंटेन कर लेता है। डिहाइड्रेशन में ब्लड फ्लो को मेंटेन करता है। माने एडेप्टेशन, इसमें एडेप्टेशन का गुण बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। किसमें, कैमल में, ये तो पता ही है। उसका तो बिल बना के रहने वाला डेजर्ट एनिमल में आता है, जैसे कि सांप हो गया, बहुत प्रकार का चूहा होता है, लिजर्ड भी होता है, वो सब जो है बिल बना के रहता है, और सिर्फ रात में बाहर आता है। इसको नॉक्टर्नल बिहेवियर कहा जाता है, सिर्फ रात में बाहर आने वाले उसको नॉक्टर्नल कहते हैं। ये सब जो सिर्फ रात में बाहर आता है। इकोलॉजी आता है, ये मतलब कि बायोलॉजी की ब्रांच है। ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट। ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट, तो उसी को इकोलॉजी कहा गया। ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन। इकोलॉजी किसके द्वारा आता है, हैकेल के द्वारा। इकोलॉजी जो है हैकेल, अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा। तो इनको जो फादर ऑफ इकोलॉजी जो है अर्नेस्ट हैकेल को कहा जाता है। और ये जो वर्ड दिए थे इकोलॉजी, वर्ड दिए थे रेटर। वर्ड जो है रेटर दिए थे, लेकिन इसको परिभाषित किए हैकेल, परिभाषित किए वर्ड दिए थे रेटर का परिभाषित 1870 में किया था। ऑटो इकोलॉजी में क्या होता है कि जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है उसका मतलब सिंगल स्पेसीज का हम लोग एनवायरनमेंट के साथ सब रिलेशन बैठाते हैं, उसको ऑटो। ऑटो मतलब एलोन, सिर्फ एक स्पेसीज का, ठीक है, सिंगल स्पेसीज के लिए। तो साइनकोलॉजी, साइनकोलॉजी में पूरे कम्युनिटी के बारे में जब इन्वायरमेंट से रिलेट करके पढ़ेंगे तो उसमें साइनकोलॉजी कहते हैं। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम होता है स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है। बायोस्फीयर का स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट जो होता है वो इकोसिस्टम ही होता है। धरती जो अपने आप में बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। उसके बाद देखते हैं इकोसिस्टम जो टर्म कौन दिए थे, ये जो टांसले दिए थे, टांसले के द्वारा दिया गया। इकोसिस्टम वर्ड गया है टांसले के द्वारा। इकोसिस्टम कॉन्सेप्ट का फादर भी जो टांसले को बताता है। इकोसिस्टम सिस्टम टर्म से टांसले। इकोसिस्टम के की फीचर को देखते हैं हम लोग, तो हम लोग इकोसिस्टम होता है ओपन सिस्टम हो गया। इकोसिस्टम ओपन सिस्टम होता है, इसमें कंटिन्यूअस इनपुट और आउटपुट होता है, एनर्जी और मैटर का कंटिन्यूअस इनपुट आउटपुट होता रहता है हम लोग के इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में मेनली जो है वो सनलाइट से ही चलता है। तो जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है हम लोग के इकोसिस्टम के लिए वो सन ही होता है। हम लोग एटीपी सब नहीं होता है, एटीपी प्रोड्यूसर सब नहीं। करेक्ट आंसर जो होगा इकोसिस्टम के लिए एनर्जी का वो सन होगा। इकोसिस्टम क्या होता है, एक फंक्शनल सिस्टम होता है जो बहुत बड़े से ऑर्गेनाइज एक बैलेंस सिस्टम होता है। इकोसिस्टम कंटिन्यूअस इंटरेक्शन होता है, जितने बायोटिक आयोटिक उन लोग आपस में इंटरेक्ट करते रहते हैं उसी को इकोसिस्टम कहा जाता है।
इकोसिस्टम को देखिए कैसे यहाँ पे आर्टिफिशियल वाला है, खेत बगीचा पार्क एक्वेरियम हो गया, आर्टिफिशियल हो गया इकोसिस्टम में। नेचुरल वाला में स्थल पे हो गया, ग्रास लैंड हो गया, डेजर्ट हो गया, फॉरेस्ट हो गया। एक्वेटिक वाला में हो गया जो मीठा पानी वाला में हो गया, जैसे जल तालाब वाला हो गया या फिर नदी हो गया। जो सल्टी वाला में हो गया, सी हो गया और ओशियन हो गया। कहता है कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का दो मेन कंपोनेंट, एक एबायोटिक है, एक बायोटिक है। वो दोनों जो है लेकिन एक दूसरे से डिपेंडेंट है, ऐसा नहीं कि दोनों आइसोलेटेड है। सबसे पहले देखते हैं हम एबायोटिक। जितने भी नॉन लिविंग नॉन फिजिकल चीज़, नॉन लिविंग फिजिकल और केमिकल फैक्टर है वो सब जो है एबायोटिक में आता है। जैसे कि पानी हो गया, एयर हो गया, सॉइल हो गया, या फिर न्यूट्रिएंट्स वाटर हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, लाइट हो गया, ये सब जो है एबायोटिक में ही आता है। उसके बाद आता है बायोटिक। बायोटिक सब लिविंग वाले आते हैं तो पता है इसको 3 ग्रुप में बांटा गया है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। ठीक है, तब सबसे प्रोड्यूसर को देख, वो प्रोड्यूसर को कहते हैं जो अपना खुद का खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस का यूज करते हैं। जैसे कि मेन प्रोड्यूसर जो होता है वो ग्रीन प्लांट होता है। प्रोड्यूसर से क्या होता है कि किस प्रकार के जानवर इकोसिस्टम में रहेंगे वो प्रोड्यूसर से ही पता है। मान लिया कहीं पूरा मरुस्थल है तो वहाँ पे कैसे, वहाँ पे कोई जानवर रहेगा तो मरुस्थल के हिसाब से जानवर रहेगा ना। कहीं बहुत ज़्यादा पेड़ है तो पेड़ खाने वाला जानवर रहेगा। तो ये जो वहाँ पे किस प्रकार इकोसिस्टम होगा वो प्रोड्यूसर से ही पता चलता है। ये सोलर एनर्जी को जो है कैप्चर कर लेता है। ठीक है, उसके बाद एनर्जी जितने भी ट्रॉपिक लेवल से सबको जो एनर्जी देता है। इस सॉइल से जो है मिनरल भी एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन और CO2 का बैलेंस को एटमॉस्फेयर में मेंटेन करता है। सही बात है। इसको सॉम से सॉइल सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ऑक्सीजन CO2 का एक्सचेंज करता है, मिनरल्स का फिर एक्सचेंज होता है, फिर एनर्जी फ्लो का काम करता है, इकोसिस्टम को इस्टेब्लिश कर। कंज्यूमर वो होता है कि चाहे तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किसी भी तरीका से जो प्रोड्यूसर पर डिपेंड होता है उसको कंज्यूमर करते हैं। जनरली इसमें एनिमल्स आते हैं, उसमें सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी कंज्यूमर को। डायरेक्टली प्रोड्यूसर पर डिपेंड करते हैं, जैसे प्लांट को भी खा जाते हैं, जैसे बकरी, हिरन, खरगोश, गाय, सब जो होता है ये सब प्राइमरी कंज्यूमर में होता है, डायरेक्टली डिपेंड रहता है, कच्चे रूप में ही खाया जाता है। सेकेंडरी कंज्यूमर में जो कि प्राइमरी पे डिपेंड करता है। सब देख रहे हैं कैसे, जैसे कि स्नेक हो गया, फ्रॉग हो गया, बर्ड्स हो गए, या फिर शेर बाघ जो है वो किस पे करता है, जैसे घास को खाया हिरन को खा जाएगा शेर, तो ये जो है सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। ठीक है, इसे सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया जो प्राइमरी को खा जा रहा है। उसके बाद आता है टर्शियरी कंज्यूमर। जैसे सेकेंडरी में जनरली मांसाहारी लोग होते हैं, जैसे कि सांप, मेढक, कीड़ा को खा जाता है मेढक। टर्शियरी में जो मतलब कि जो प्राइमरी को भी खा ले और सेकेंडरी को भी खा ले, प्राइमरी को भी खा लेता है और सेकेंडरी को भी खा लेता है, उसको कहता है टर्शियरी में रखा जाता है। एक ही ऑर्गेनिज्म जो है कभी कभी उस सेकेंडरी में आ सकता है, कभी कभी टर्शियरी में आ सकता है, किस सिचुएशन में उसके हिसाब से डिपेंड करता है। उसके बाद आता है डिकम्पोजर क्या कहता है कि जो मतलब कि डेड प्लांट या एनिमल को जो तोड़ता है और उसके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक को जो है फिर से सिंपल इनऑर्गेनिक बनाया जाता है, फिर से सिंपल ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक बनाया जाता है। जैसे इसका एग्जांपल होता है बैक्टीरिया हो गया, फंगाई हो गया, ये सब एग्जांपल हो गया। ये मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका काम क्या होता है, तो ये जो है सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को जो है रिसाइकल करता है और मिनरल्स को सॉइल और एयर में जो है रिलीज करता है। डिकम्पोजर को हम लोग नेचुरल रिसाइकलर भी कहते हैं, नेचर का रिसाइकलर भी कहते हैं हम लोग डिकम्पोजर को। जितने भी हम लोग के इकोसिस्टम में कंपोनेंट सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है, और एक कंपोनेंट डिस्टर्ब होगा तो इकोसिस्टम ही पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। यानी कि अगर कोई भी इम्बैलेंस होगा तो इकोसिस्टम जो है पूरा कोलैप्स हो जाएगा। तो इकोसिस्टम का जो स्टेबिलिटी है सभी कंपोनेंट को बैलेंस करके चलता है। कहता है फूड चेन को देख, फूड चेन में क्या होता है, एक सीक्वेंस जिससे ट्रांसफ़र कैसे एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में, वो पता चलता है, उसी को फूड चेन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे थे प्रोड्यूसर को खाता है प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर से उसके बाद टर्शियरी कंज्यूमर। उसे सबसे पहला इसमें एग्जांपल आता है घास। घास को कौन खाता है, घास को खाता है कीड़ा मकोड़ा खाता है मेढक को कौन खाता है सांप को कौन खाता है गिद्ध। तो ये जो हो गया हम लोग का फूड चेन हो गया। वहीं अगर पानी वाला हम लोग इकोसिस्टम वहाँ पे होता है, सबसे पहले होता है छोटा अलगी को छोटा कीड़ा खाएगा अलगी, उसके बाद उसको छोटा मछली खाएगा, छोटा मछली को जो बड़ा मछली खाएगा, बड़ा मछली का जगह जो मछली खाने वाला जो चिड़िया होता है उसको खा जाएगा। वैसे हम लोग जंगल में देखे, जंगल में घास को हिरन खाएगा, हिरन को बाघ खा जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लांट को देखते हैं, प्लांट को कौन खाता है, इंसेक्ट खाता है, इंसेक्ट को बर्ड खा जाता है, बर्ड को जो है बिल्ली खा जाएगी। तो ये भी होता है। अब इसमें देखें तो एक ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा फूड चेन में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि गिद्ध जो है मांसाहारी पक्षी में रहते हैं, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसलिए बहुत सारा फूड चेन होता है, ज़रूरी नहीं कि एक वो फूड चेन हो। उसमें तू कहता है गेजिंग फूड चेन, मतलब घास से शुरू होता है, प्रोड्यूसर से मेनली शुरू होता है, प्रोड्यूसर से शुरू होगा इसमें। उसके बाद टीडा खाए, पक्षी खाए, बाज खाए। उसके बाद है डेट्रीटस में क्या होता है कि डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होता है,
जैसे कि डेड लीव्स, जैसे कचरा खा क्या है कीट, डेट्रिटस में हो गया, कीट को फिर मकड़िया खाएगा, तो कचरा से शुरू हुआ, मतलब डेड फूड से होता है तो डेट्रिटस फूड चेन हो गया। ट्रॉफिक लेवल, जो प्रत्येक फीडिंग लेवल जो होता है ना, प्राइमरी सब जो होता है उसी को ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। जैसे प्लांट को खाया टिड्डा, यानी कि कीड़ा खाया, उसको खाया गिरगिट खाया, गिरगिट को जो बाज खा गया, ठीक है। तो प्लांट जो है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हो गया, प्रोड्यूसर हो गया। उसके बाद टिड्डा खाया तो जो सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल हो गया, उसको गिरगिट खाया या फिर मेढक खाया तो उसको थर्ड ट्रॉपिक लेवल। उसके बाद बाज खा गया तो जो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल हो गया। जनरली तो कम से कम चार ट्रॉपिक लेवल होता है, लेकिन 3 और 5 भी हो सकता है। उसके बाद है फूड वेब। फूड वेब क्या होता है कि इसमें एक दूसरे से इंटरनेक्टेड फूड चेन जो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर देंगे तो जो फूड वेब बन जाएगा। जैसे मान लें कि कोई ऑर्गेनिज्म, जैसे मेढक जरूरी नहीं कीड़ा मकोड़ा पर डिपेंड रहे, बात जरूरी थोड़ी है कि मछली पर डिपेंड रहेगा। तो ये जो है बहुत सारा मतलब कि चीज़ को खा सकता है, तो उसी को लिए फूड वेब बना। कहता है जितना ज़्यादा बड़ा फूड वेब होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। इसलिए इसी से पता चलता है कि सब तो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। जैसे पेड़ पौधा को, तो पेड़ पौधा को चूहा खा सकता है, खरगोश खा सकता है, बकरी चूहा खा सकता है, खरगोश को बिल्ली खाएगा, बिल्ली को भी शेर खा सकता है। पेड़ पौधा बकरी खाया, बकरी को भी सियार खा सकता है, सियार को शेर खा सकता है, चूहा को उल्लू खा सकता है। मतलब इस तरीके से वही एक वेब बनता है। बहुत सारा फूड चेन को जोड़ देने पर फूड वेब बन जाता है। जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फूड वेब होगा हम लोग का इकोसिस्टम जो है उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। देखिए एनर्जी फ्लो इसमें बहुत सारे डायरेक्शन में होता है, लेकिन एनर्जी का डायरेक्शन जो है, पाथ इसका अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसका डायरेक्शन जो है हमेशा वन वे होगा। प्रोड्यूसर से कंज्यूमर वाले की तरफ जो है हमेशा वन वे होगा, लेकिन इसका पाथ अलग अलग होता है, दूसरा रास्ता ले सकता है। कहते हैं एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। एनर्जी फ्लो में देखो तो प्राइमरी सोर्स है सन, जो होता है हम लोग का अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का, ठीक है। प्रोड्यूसर जो है सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते समय केमिकल एनर्जी में। प्रोड्यूसर जो लोग जो है सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये एनर्जी कैसे फ्लो करता है, सन से जाता है प्रोड्यूसर में, प्रोड्यूसर जाता है कंज्यूमर में, कंज्यूमर से जाता है होता है डिकम्पोजर, ठीक है। ये जो है एनर्जी जो हमेशा कभी वापस नहीं आता है, एनर्जी में कभी भी वापस नहीं आता है। एनर्जी का फ्लो जो है कभी रुकता नहीं है, साइकिल मतलब बदलते रहता है, लेकिन एनर्जी का हमेशा फ्लो करते रहता है। उसका थर्मोडाइनेमिक कंट्रोल। एनर्जी ट्रांसफर जो है एनर्जी ट्रांसफर जो है लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स को फॉलो करता है। लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स की जो एनर्जी का फ्लो जो है फॉलो करता है एनर्जी ट्रांसफ़र। सबसे ज़्यादा एनर्जी जो होगा प्रोड्यूसर लेवल पे होगा, ठीक है। एनर्जी जो उसके बाद धीरे धीरे घटते जाता है, मात्र 10% ही शायद यूज होता है। वही यहाँ पे दे रहा है कि लिंडमैन का जो 10% का नियम है, लिंडमैन का 10% का नियम जो है लिंडमैन का, मतलब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे लेवल में सिर्फ 10% यहाँ पे मतलब लिया 100% एनर्जी, तो इसको खाइएगा तो जितना इसका मात्र 10% एनर्जी होगा, फिर इसका बाद जो है मात्र इसका 10% रहेगा। 90% एनर्जी है हीट, रेस्पिरेशन, इस सब मेटाबॉलिज्म में खत्म हो जाता है, यानी कि 10 को खत्म हो जाता है, 10 को जाता है, 90 को खत्म हो जाता है। 10% लॉ कौन दिया, लिंडमैन के द्वारा दिया गया 10%। जो इकोलॉजिकल पिरामिड ग्राफिकल लेवल पर जो दर्शाया जाता है, मतलब एनर्जी के फ्लो को, उसी को लिखा गया इकोलॉजिकल पिरामिड। ये कितने प्रकार का एक पिरामिड होता है, एक पिरामिड के रूप में होता है पिरामिड ऑफ नंबर। ये नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म का होता है, और नंबर ऑफ अपराइट सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। उसके बाद पिरामिड का, पिरामिड ऑफ बायोमास, बायोमास वाला जो है अपराइट होता है, टेरेस्ट्रियल रीजन में अपराइट होता है, और इक्वेटिक में जो है उल्टा हो जाता है। बायोमास का जो है एटोमेटिक में उल्टा हो जाता है। अब पिरामिड का एनर्जी फ्लो जो हमेशा अपराइट होता है, एनर्जी फ्लो वाला हमेशा अपराइट होता है, ठीक है। नंबर वाला वो सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। जो बायोमास वाला ज़मीन पे सीधा होगा, पानी में उल्टा होगा, ठीक है। बायोमास वाला ज़मीन पे सीधा होगा, पानी में उल्टा होगा। एनर्जी वाला हमेशा सीधा होता है। तो इसमें से क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए कि सबसे हमेशा सीधा होता है एनर्जी वाला, इन्वर्टेड वाला में कौन हो सकता है, तो एक्वेटिक वाला जो है वो, एक्वेटिक में जाने पर जो बायोमास जो है वो इन्वर्टेड हो जाता है, ज़मीन पे जो है सीधा रहता है। पिरामिड ऑफ नंबर्स मतलब कि कितना ऑर्गेनिज्म का नंबर है उस पर डिपेंड करता है। सीधा भी हो सकता है, देखें उल्टा भी हो सकता है, डिपेंड करता है साइज और नंबर ऑर्गेनिज्म का कितना है। सीधा किसके वजह से, ग्रास लैंड, पॉन्ड या क्रॉप वाला में ये जो है सीधा होता है। ग्रास लैंड, पॉन्ड, क्रॉप इकोसिस्टम में जो है सीधा होता है। और सिंगल ट्री इकोसिस्टम, वन ट्री सपोर्ट बहुत, एक ट्री बहुत सारा इंसेक्ट को करेगा तो वहाँ पे जो है इन्वर्टेड हो जाएगा, ठीक है। ग्रास लैंड नॉर्मल सा होगा, उसमें सीधा होगा, लेकिन एक पेड़ से बहुत सारा उसमें को सपोर्ट करेगा तो वो जो है उल्टा बन सकता है। यानी कि नंबर जो फ्लिप कर सकता है। इसमें क्या देखना, सिंगल ट्री वाला का जो है उल्टा बनेगा, सिंगल ट्री वाला का उल्टा बनेगा। ये सीधा उल्टा दोनों बन सकता है, लेकिन सिंगल ट्री वालों का उल्टा बनता है। उसका कहता है पिरामिड ऑफ बायोमास। ये जो बायोमास जो है टोटल ड्राई वेट खाद के रूप में बन जाता है उसका, तो सीधा उल्टा दोनों हो सकता है। देख लेते हैं, बायोमास का मतलब होता है ड्राई वेट, फ्रेश वेट नहीं, ड्राई वेट। तो ऑपरेट किस में होता है, फॉरेस्ट या फिर ग्रासलैंड होता है। जनरली
धरती पे होता है अपराइट, पानी वाले में हर जगह फाइटोप्लैंक्टन इस सब में जो होता है उल्टा होता है, हमेशा उल्टा होता है। उसमें पानी में जो इन्वर्टेड बायोमास होगा। इस क्वेश्चन आएगा फॉरेस्ट में जो होगा सीधा होगा, वाटर में जो होगा उल्टा होगा। एनर्जी पिरामिड देखिए कि हमेशा के हमेशा जो है सीधा होता है। इसमें 10% लॉ को एनर्जी पिरामिड जो है फॉलो करता है, 10% लॉ को, कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता है। और प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम आता है, प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम इसमें आता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो जनरली प्रोड्यूसर लोग होते हैं, जितने ग्रीन प्लांट होते हैं, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलने का होता है प्राइमरी वालों का। इसको मेजर किया जाता है के कैल्म इन्वर्स स्क्वायर वायर इन्वर्स स्क्वायर, के किलो कैलोरी मीटर पर मीटर स्क्वायर और ईयर, ठीक है, यानी किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर ईयर, ठीक है, ऐसे नापेंगे। इसमें आता है जीपीपी और एनपीपी। अब देखिए जीपीपी क्या होता है, इसमें टोटल एनर्जी जो होता है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा फिक्स होता है। एनपीपी में एनर्जी जो रेस्पिरेशन के बाद स्टोर होता है, रेस्पिरेशन के बाद जो एनर्जी होता है उसको एनपीपी कहते हैं। एनसीईआरटी में एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि एनपीपी जो होता है वो होता है, एनपीपी में रेस्पिरेशन को जोड़ देंगे तो जीपीपी आ जाएगा, ठीक है। एनपीपी में अगर रेस्पिरेशन को जोड़ देंगे तो हम लोग का निकल जाएगा जीपीपी। यहाँ पर दिया हुआ है कि रेस्पिरेशन जो खर्चा है उसको जोड़ देने पे जीपीपी निकल जाएगा। उसके बाद आता है सेकेंडरी प्रोडक्ट। सेकेंडरी प्रोडक्ट का रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड एट कंज्यूमर लेवल। जो प्राइमरी वाला प्रोड्यूसर लेवल पे था उसमें जीपीपी था, एनपीपी था। इसमें आता है सेकेंडरी वाले में क्या आता है कि जो एनर्जी स्टोर होता है कंज्यूमर लेवल पर उसको देखा जाता है। सिर्फ कंज्यूमर में लगा दे, इसको जीपीपी एनपीपी में नहीं हम लोग बांट सकते हैं। जैसे फॉरेस्ट, अब इसको देखते हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है वो हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी होता है, ठीक है, फॉरेस्ट वाले में हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी होता है। और डेजर्ट या फिर डीप सी जाइएगा तो जो सबसे लोएस्ट प्रोडक्टिविटी होता है। टोटल प्रोडक्टिविटी मान लिया 170 टन है, 170 टन है, लेकिन समुद्र को देखिए कवर करता है 70%, लेकिन उसमें से मात्र 55 बिलियन जो है 170 बिलियन में से 55 बिलियन जो है ओशन देता है। यानी बिग ओशन, लो ओशन और लो प्रोडक्शन का प्रोडक्शन बहुत कम है। हाई प्रोडक्टिव एरिया, हाई प्रोडक्टिव एरिया में कौन हो जाएगा, तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं या फिर एस्चुअरी जो बनाता है, नदी जो एस्चुअरी बनाता है वो हो गया, या फिर कोरल रीफ्स होते हैं वो हो गए, या फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़िया से खेती होता है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिव एग्रीकल्चर करने वाला क्षेत्र होता है वो होता है। मीडियम कौन है, जो घास वाला मैदान हो गया, या फिर छिछला जो लेक हो गया, फिर जहाँ पे थोड़ा बहुत खेती होती होता है उसे मीडियम में आ गया। लो वाले में कौन आ जाएगा, तो डेजर्ट हो गया, टुंड्रा रीजन हो गया, या फिर डीप ओशन हो गया, या फिर पोलर रीजन हो गया, सब जो होता है लो प्रोडक्टिव वाले में आ गया। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये जो बिल्कुल ग्रेजुअल यानी धीरे धीरे और बिल्कुल एक व्यवस्थित तरीक़े से जो स्पेसीज में चेंज आता है, स्पेसीज कंपोजिशन में, उसको इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। इसको हम लोग कम्युनिटी डायनेमिक्स भी कहते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन को कम्युनिटी डायनेमिक्स भी कहा जाता है। सबसे देखते हैं प्राइमरी सक्सेशन को। ये जो है नया जो कोई बंजर एरिया बनता है वहाँ पे बनता है, नया कोई बंजर एरिया है वहाँ पे कोई पहले से लाइफ नहीं है, कोई वहाँ पे उतना मिट्टी वगैरह, सबसे पहले वहाँ मिट्टी बनता है, हवा से है कैसे भी है, वहाँ पे सबसे पहले मिट्टी आएगा, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे लाइफ बनेगा। उससे यहाँ पे कहाँ पे होता है, सबसे जहाँ बेयर रॉक्स होते हैं, या फिर वोल्केनिक लावा जहाँ पे होता है, या फिर सैंड ड्यून्स जहाँ पे सैंड ड्यून्स होता है, या कोई आइलैंड जो नया बनता है वहाँ पे। ये सब बहुत स्लो प्रोसेस है प्राइमरी सक्सेशन। उसके बाद सेकेंडरी सक्सेशन, और ऐसे एरिया पे जहाँ पे लाइफ पहले से एग्जिस्ट करता है, सॉइल मिट्टी पहले से मौजूद है, वेजिटेशन जो है वो किसी नेचुरल या ह्यूमन एक्टिविटी का डिस्ट्रॉय हो गया, बमबारी करके कोई डिस्ट्रॉय कर दिया है, जंगल में आग लग गया हो, बाढ़ आ गया हो, डिफॉरेस्टेशन हो गया हो। ये इसमें यहाँ पे तो इकोलॉजिकल सक्सेशन थोड़ा ज़्यादा जल्दी हो जाता है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछे तो प्राइमरी वाले में मिट्टी भी नहीं होता है, इसमें मिट्टी होता है। इसका स्पीड जो होता है बहुत स्लो होता है, इसका स्पीड जो होता है फास्ट होता है। इससे पहले पूरे बंजर ज़मीन होता है, यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, बंजर नहीं रहता है। जैसे यहाँ पे लावा हो गया, रॉक हो गया, यहाँ पे आग लग जाए या फिर फ्लड हो जाए, इस इसके कारण होता है। बहुत सारा स्टेज होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन का। उसमें देखते हैं सबसे पहले आता है न्यूटेशन। इसमें जनरली जो बंजर एरिया बनता है इसमें कोई लाइफ नहीं होता है, वो होता है उसका होता है इन्वेजन। इन्वेजन में क्या होता है कि नया स्पेसीज आता है, नया स्पेसीज आता है, उसमें कोई इन्वेजन में रखते हैं। जैसे माइग्रेशन होता है सीड्स का, स्पोर्ट्स का, उसको इन्वेजन में रखा है। न्यूटेशन में होता है बंजर जगह हो गया। इकेसिस क्या होता है, इकेसिस जैसे एक स्पेसीज का पूरा अच्छे से बच जाता है, उसको इकेसिस कहते हैं। मतलब कि बहुत जल्दी ग्रोथ करता है, छोटा लाइफ स्पेन छोटा होता है। उसका कंपटीशन में क्या होता है कि एक स्पेस के लिए बहुत सारा स्पेसीज जो है उसमें आपस में प्रतियोगिता करता है, एक लाइट के लिए, एक स्पेस के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए। और जो बेस्ट एडेप्टर होता है वही सर्वाइव करता है, वहाँ कंपटीशन हो गया। उसका रिएक्शन, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो इन्वायरमेंट को ही मॉडिफाई करते हैं। वो एक कम्युनिटी जो है दूसरे कम्युनिटी को रिप्लेस करता है। ह्यूमन जो है
इंटरफेरेंस यूजुअली यहीं पे आता है, रिएक्शन में ही आता है, यहाँ से ह्यूमन का इंटरफेरेंस आता है। उसके बाद स्टेबलाइजेशन, स्टेबलाइजेशन क्लाइमेक्स कम्युनिटी का आता है। बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी और स्टेबिलिटी होता है, पॉपुलेशन जो है हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसी को फाइनल स्टेज माना जाता है। सबसे पहले न्यूडेशन, इन्वेजन, उसके बाद इकेसिस और कंपटीशन, उसके बाद रिएक्शन, उसके बाद स्टेबलाइजेशन। तो बायोटिक इंटरेक्शन क्या होता है? एक रिलेशन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का इकोसिस्टम के साथ, उसको बायोटिक इंटरेक्शन का। जैसे अमनजलिज्म में क्या होता है? एक माइनस होता है, एक जीरो होता है, यानी एक स्पीसीज हार्म्ड होगा और एक स्पीसीज को ना ही तो हार्म होगा ना ही फायदा होगा, तो एक माइनस में होगा, एक नॉर्मल रहेगा। तो इसमें एग्जांपल हो गया पेनिसिलियम और बैक्टीरिया हो गया, इसी में एग्जांपल हो गया। उसके बाद आता है प्रीडेशन, शिकार करना चाहिए, एक को फायदा होगा एक को घाटा होगा, जैसे कि शेर और हिरन वाला हो गया, प्रीडेशन में आ गया। उसके बाद ये पॉपुलेशन को बैलेंस को मेंटेन करता है पॉपुलेशन बैलेंस को। उसके बाद पैरासीजन में क्या आता है? इसमें तो एक प्लस माइनस होता है, मानी कि पैरासाइट को जो देने फायदा होता है, होस्ट जिस पे होस्ट करता है पैरासाइट उसको जो है हानि पहुंचता है। जैसे हम लोग कसकुट्टा को देखते हैं, कसकुट्टा को या फिर होस्ट प्लांट को जो है चूस लेता है, या पैरासाइट जो होता है अठैली जो है होस्ट पर रह लेता है, तो पैरासाइट देख ही लिया। उसको आता है कंपटीशन में दोनों को मतलब कि दोनों जो निगेटिवली इफेक्ट होता है। सेम लिमिटेड सोर्स के लिए दोनों लड़ता है, जैसे मैंने चूहा बिल्ली सांप के बीच में जो कंपटीशन होता है इसमें दोनों घाटा रहता है, दोनों माइनस ही हो गया। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है कि दोनों को फायदा होता है, दोनों को, जैसे अलगी और फंगी मिलकर जो लाइकेन बनाता है, अलगी और फंगी मिलके, इसमें जो दोनों को फायदा होता है, इसलिए म्यूचुअल बेनिफिट। इसमें ऑप्शन लाइकेन जो है वो ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है, ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म, दोनों को फायदा पहुंचता है। उसके बाद है कम्युनलिज्म, एक को फायदा पहुंचता है एक को कुछ भी नहीं होता है, प्लस जीरो। कम्युनलिज्म होता है प्लस जीरो, यानी एक को फायदा होता है एक को फायदा होता है। जैसे मान लीजिए शार्क मछली से सट के जो है छोटा मछली घूमता है, शार्क मछली से क्या घाटा होता है? कुछ घाटा फायदा नहीं होता है, लेकिन इन लोगों को फायदा होता है, इन लोगों को जो है दूसरे जानवर जो है नहीं खाता होता है, इससे होस्ट को जो है हार्म नहीं होता है। उसका न्यूट्रलिज्म मतलब किसी को दोनों में से जीरो ना एकदम जीरो स्टेज में रहता है, ये काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है, लेकिन इसको एक कॉन्सेप्ट के रूप में यूज किया जाता है। इकोटोन, और ये इकोटोन क्या होता है? एक ट्रांजिशन जोन होता है, दो अलग अलग इकोसिस्टम के इसमें एक ट्रांजिशन जोन होता है, उसी को इकोटोन कहते हैं। जैसे कि फॉरेस्ट से ग्रासलैंड हो गया, फॉरेस्ट और ग्रासलैंड होगा, तो सब इसमें एक क्या कहते हैं, दोनों के को एग्जिस्ट करने वाला एक जोन होगा, ट्रांजिशन जोन होगा। या फिर रिवर या फिर ग्रासलैंड होगा, वहाँ पे भी एक होगा ऐसा। या फिर सी और लैंड के बीच में जैसे कि किनारा होता है, उसी को कहा जाता है। तो कहा जाता है कि स्पेसीज का जो डाइवर्सिफिकेशन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है वहीं पे इकोटोन पे। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे नदी है और ज़मीन है, तो ऐसा कोई जानवर होगा उसको रेंगने का भी गुण आ जाएगा और तैरने का भी गुण आ जाएगा। बायोडाइवर्सिटी, वही बोले कि बायोडाइवर्सिटी तो बहुत ज़्यादा होता है एज इफेक्ट के कारण, मतलब कि यहाँ पर दोनों प्रकार का, मतलब कि यहाँ पे दूसरों ने एक दूसरे को हेल्प भी करता है, एक दूसरे को यूज भी करता है। इस प्रकार से हमारा बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तभी तो बहुत बड़ा शहर जो नदी किनारे ही मिला बसा है। इकोसिस्टम सर्विस को बोले तो इकोसिस्टम का सर्विस जो है बेनिफिट ह्यूमन जो लेता है इकोसिस्टम से, उसी को सर्विस को इकोसिस्टम। प्रोविजनिंग सर्विस में आ गया, ये जो प्रोडक्ट को प्रोवाइड करता है, जैसे कि फूड, वाटर, मेडिसिन, फ्यूल, सब हो गया, प्रोविजनिंग सर्विस में आ गया। प्रोविजनिंग में ये सब प्रोडक्ट्स आ गया। रेगुलेटिंग सर्विस में आ गया, जो इन्वायरमेंटल बैलेंस को बनाता है, जैसे कि क्लाइमेट रेगुलेशन, एयर प्यूरिफिकेशन, फ्लड कंट्रोल, ये सब रेगुलेटिंग में आ गया। सपोर्टिंग का मतलब हो गया जैसे कि न्यूट्रिएंट, जैसे कि दूसरे इकोसिस्टम को भी हम लोग सपोर्ट करें, उसमें सपोर्टिंग हो गया। जैसे कि सॉइल का हम लोग डिग्रेडेशन नहीं होता है, न्यूट्रिएंट का साइकिलिंग करें, रिसाइकल करें, रीयूज करें, ये सब आता है। उसके बाद है कल्चरल सर्विस में, इसमें नॉन मटेरियल बेनिफिट्स में आता है, कल्चरल सर्विस में से आता है। कोई एस्थेटिक वैल्यू या फिर स्पिरिचुअली जो मंत्र होता पड़ता है सब कल्चरल सर्विस में आता है। वैसे आता है सपोर्टिंग सर्विस में कौन आता है? तो जो न्यूट्रिएंट का रिसाइकलिंग होता है सपोर्टिंग में आता है, न्यूट्रिएंट का रिसाइकलिंग जो है सपोर्टिंग में आता है। प्रोजेक्ट तो प्रोडक्ट्स आएगा, रेगुलेटिंग में जो सरकार नियम कानून बनाएगा वो, सपोर्टिंग में जितने भी पोषण चक्र सब आ गया इसी में आएगा। कल्चर में तो जनरली वो सब हो गया, क्या कहते हैं, जो आदमी मान लीजिए आप स्पिरिचुअली कुछ करते हैं तो न्यूट्रिएंट्स का इधर से उधर मूवमेंट होता है, साइक्लिक मूवमेंट होते रहता है, उसी को प्रोपगेशन ऑफ मैटर कहते हैं। एक आता है गैसियस साइकिल आता है, तो पहले गैसियस साइकिल को देख लेते हैं। इसमें नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, वाटर साइकिल आता है। सब मेन से एटमॉस्फेयर में जाता है, ये सब चलता है उसमें। उसके बाद है सेडिमेंट्री साइकिल में क्या होता है? तो इसमें अर्थ का क्रस्ट जो होता है, इसमें फास्फोरस सल्फर चक्र चलता है, फास्फोरस और सल्फर, पीएस इन सॉइल में फास्फोरस सल्फर चक्र चलता है सेडिमेंट्री में। नेक्स्ट है इसके क्वेश्चन।